हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं वेद सर एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम लोग वही पॉलिटी की क्लास चल रही। पॉलिटी क्लास में हमने लोगों को बहुत चीज़ें पढ़ लिया। अब नागरिकता पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो नागरिकता में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता में भाग कहाँ से कहाँ तक है। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोग देखिए, सामने भी लिखा हुआ है क्या, शोर मत कर अभी, शोर मत कर अभी, गमों की रात है। शोर मत कर अभी, गमों की रात है, सफलता शोर मचाएगी, बस कुछ दिनों की बात है। कहने का मतलब है भाई साहब कुछ नहीं, बिल्कुल शांति से हम लोग को पढ़ाई करना है। जिस दिन सफलता होगी अपने आप पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगी, मोहल्ले में, समाज में, जहाँ भी रह रहे हैं ना। बस क्लास शुरू करते हैं, आइए। क्या है नागरिकता? नागरिकता जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिटीजन। सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता हम लोगों ने नागरिकता पढ़ लिया था, है ना। नागरिकता हमने, आप लोगों ने कम से कम 2 क्लासेस ली। उसमें हमने को आपको बताया नागरिकता क्या है। नागरिकता जो हमारे यहाँ भारत के जितने लोग, उनको नागरिकता प्रदान की जाती है, उनको कुछ प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, ये चीज़ देखा। नागरिकता हमारे संविधान के किस भाग में है, तो देख तो थोड़ा इसको रिवीजन कर लेते हैं। किस में है? भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11। ये सारी चीज़ें पढ़ लिया। और नागरिकता कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी चीज़ देख लिया, है ना। अनुच्छेद 5 से 11 क्या होता है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नागरिकता अधिनियम 1955। क्या पढ़ा? नागरिकता अधिनियम 1955। ये चीज़ हम लोगों ने देखी, ठीक। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला नागरिकता अधिनियम पारित कब होता है? 1955। इसमें संशोधन कब होता है? तो इसमें संशोधन प्रथम संशोधन होता है संशोधन होता है 1986 को। ये सारी चीज़ें पढ़ ली। नागरिकता संशोधन, नागरिकता अधिनियम में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें कितने प्रकार की नागरिकता हम ले सकते हैं? तो 5 प्रकार से। 5 प्रकार से नागरिकता पा सकते हैं। कौन कौन से था ये भी देख लीजिए। जन्म के आधार पर, दूसरा क्या था, वंश के आधार पर, तीसरा क्या था, पंजीकरण द्वारा, उसके बाद और क्या था, देशीकरण द्वारा, इसके बाद आपका लास्ट था भूमि अर्जित। ठीक। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी, 1 2 3 4 और 5। इतने प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कब इसमें पढ़ी? इसके पहले की क्लास में क्या पढ़ा? नागरिकता किस अधिनियम में है? नागरिकता भाग 2 में है। संविधान के किस में है? भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से? 5 से 11 तक है।
नागरिकता अधिनियम कब पहली बार हुआ? 1955 में। उसके बाद इसमें संशोधन कब होता? 1986 में। नागरिकता अधिनियम के आधार पर कितने प्रकार से हम नागरिकता पा सकते हैं? नागरिकता अधिनियम के आधार पर हम 5 प्रकार के नागरिकता पा सकते हैं। कौन कौन से आधार थे? जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण, देशीकरण, उसके बाद भूमि अर्जन के। ये सारी चीज़ें हम क्या कर लिए थे, अभी तक पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना क्या है आज की क्लास में? हम लोग को पढ़ना है नागरिकता का अंत कैसे होता है। नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत, भाई मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता जा सकती है किसी प्रकार से, हमें मतलब ना हमारी नागरिकता क्या कहीं खत्म की जा सकती है। नागरिकता हमने पा कर सकते हैं 1955 के अधिनियम से। यहाँ भी लिख लेना 1955 के अधिनियम के आधार पर। 1955 के अधिनियम 1955 के अधिनियम के आधार पर नागरिकता हमारी क्या हो सकती है? जा सकती है। ठीक, तो अब नागरिकता जा सकती है, इसका क्या लेना देना है? कैसे? मतलब मान लीजिए जैसे हमने अभी बताया कि नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किस अधिनियम के आधार पर? 1955 के अधिनियम में कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। कौन था? जन्म था, वंश था, उसके बाद क्या था? देश पंजीकरण था, उसके बाद देशीकरण था, उसके बाद भूमि अर्जन। भूमि अर्जन कहने मतलब कोई भारत का हिस्सा आ जाए तो उसमें हम वहाँ के सारे लोग जो भी होंगे भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ देखी। अब देखते हैं नागरिकता का अंत। उसे मुख्यतः नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का अंत, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि नागरिकता हम कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। तो नागरिकता हम कितने प्रकार से ग्रहण सकते हैं? 5 प्रकार के से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। किस अधिनियम में कहा गया है? 1955 के अधिनियम में कहा गया है। लेकिन हम नागरिकता का अंत कितने तरह से हो सकता है? 3 तरह से। मुख्यतः कितने तरह से हो सकता है नागरिकता का अंत? 3 तरह से हो सकता है। ठीक, नागरिकता का अंत कितने तरह से हो सकता है? 3 तरह से। पहला, त्याग। त्याग मतलब है जैसे हम कोई चीज की अपनी नागरिकता क्या कर दे? त्याग कर दे, मतलब हम अपने यहाँ की नागरिकता ही छोड़ दे, त्याग। दूसरा क्या है? बर्खास्त। बर्खास्त क्या हो जाए? बर्खास्त। तीसरा क्या है? वंचित। वंचित। ठीक, इस 3 प्रकार मुख्यतः। अब आपसे ये पूछा जाएगा सवाल में कभी कि नागरिकता का अंत कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो नागरिकता का अंत मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा आधार है? त्याग के आधार पर, बर्खास्त के आधार पर, वंचित के आधार पर। त्याग मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप हैं या हम हैं, कोई भी है, हम हैं, आप हैं, या फिर कोई और है, जो भी यहाँ पर मान लीजिए हम जाके कहाँ बस गए? कनाडा में, या फिर हम अमेरिका में चले गए, या फिर हम दूसरी किसी कंट्री में चले गए, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले गए। अगर हम वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 5 किसमें? 5 से 11 तक एक सारी 4 सी चीज़ लिखी गई हैं। लेकिन इसमें संशोधन कब? इसमें एक अधिनियम पारित होता है कब? 1955 के अधिनियम में। 1955 के अधिनियम में यही कहा गया कि नागरिकता हम 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन नागरिकता खत्म कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो नागरिकता हम खत्म कर सकते हैं, जो आधार थे वो थे 3। मुख्यतः कितने आधार थे? 3। त्याग मतलब है, त्याग को समझ लीजिए थोड़ा सा। त्याग मतलब है हम अपने यहाँ की नागरिकता खुद ही छोड़ दें। क्या कर दें? अपने यहाँ की नागरिकता, बच्चे से भारत की नागरिकता छोड़ दें या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। क्या करें? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। तो त्याग मतलब जैसे कोई व्यक्ति स्वतः, ऐसे नहीं, कोई व्यक्ति किसी
दूसरे देश किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वतः नष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अपनी दूसरी देश की नागरिकता क्या कर दिया, जाके ले लिया, तो यहाँ अपने आप उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए हम हैं, हम यहाँ आप हैं, हम यहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया, जब बाकी चले गए, कहाँ चले गए, विदेश चले गए, वहाँ रहने लगे, अब वहाँ की नागरिकता हमने ग्रहण किया, तो यहाँ के हम भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, भारत की नागरिकता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। हमने मतलब यहाँ से निकल गए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चले गए, यहाँ गवर्नमेंट को बता नहीं, सरकार को भी नहीं बता रहे, लेकिन आप लगातार 7 साल तक क्या कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो आपकी भी तब भी नागरिकता नष्ट हो जाएगी। दूसरा है क्या है, ये तो पहली बात थी, किसमें, ये त्याग के आधार पर। किसके आधार पर, त्याग के आधार पर। तो नागरिकता का अंत पहला किस पे हो सकता है, त्याग के आधार। त्याग का मतलब हमने अपने आप स्वतः यहाँ की नागरिकता त्याग दी। त्याग दी का मतलब है कि भारत की नागरिकता को छोड़ दिया और चल दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। तो त्याग के आधार पर नागरिकता हम छोड़ सकते हैं। नागरिकता का अंत हो सकता है, या यहाँ लिखिए स्वतः अंत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक नहीं, अंत लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। अंत हो जाएगी, ठीक है, या नष्ट हो जाएगी, या मतलब ख़त्म हो जाएगी। तीसरा आता है बर्खास्त। तीसरा क्या आता है, दूसरा क्या आता है, बर्खास्त। बर्खास्त बर्खास्त मतलब मान लीजिए, जैसे बर्खास्त मतलब है कि भारत सरकार या यहाँ की सरकार आपकी क्या करे, नागरिकता को बर्खास्त कर दे। बर्खास्त करने मतलब मान लीजिए जैसे कि आप यहाँ पर कोई ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई भी देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, कुछ ऐसा, उनके लिए आप कुछ ऐसे वर्ड के इस्तेमाल करें, या उनका दुरुपयोग करें, या उनका आप अनाचरण करें। मतलब उनका कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे आज कोई भारत में कोई विदेश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो अब क्या करें, आप क्या करें, मान लीजिए लाइन से उनका कारवां जा रहा है, तो आप उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, ईंट फेंक रहे हैं, या फिर उनके ऊपर कुछ और ऐसे अनवांटेड चीज़ें फेंक रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर दी, कहेगी भाई ये हमारे यहाँ का नागरिक है, फर्जी है। कहने का मतलब नागरिकता का अंत हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं कि आपको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा, नहीं, आप भारत में ही रहेंगे, मगर आपका कुछ अधिकार छीन लिया जाएगा। नागरिकता का अंत मतलब यह है कि ऐसा मतलब नहीं कि आपको, जैसे मान लीजिए हमारी नागरिकता खत्म हो गई, या आपकी नागरिकता अगर खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या करेंगे, आपको सरकार क्या करेगी, बाहर निकाल दिए, ऐसा नहीं, आप यहीं रहेंगे, मगर आपको कुछ आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। कौन कौन से अधिकार, जैसे आपको मतदान करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। पहला क्या है, नागरिकता में अगर नागरिकता का अंत होता है तो उसकी क्या हो जाएगी, कहने का ये है कि आप मतदान नहीं कर सकते, मतदान मतलब वोट नहीं डाल सकते हैं। दूसरा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, और तीसरा, आप किसी भी सरकारी पद पे कार्यरत नहीं हो सकते। बस आप यहाँ रह सकते, खा पी सकते, लेकिन आपको कोई पहचान नहीं रहेगी, ना आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड रहेगा। तो कहने का मतलब अगर आपकी नागरिकता अंत हो जाती है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको यहाँ रखा जाएगा, रखा है मतलब कि आप यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर भेज दिया, नहीं, आप यहीं रहेंगे, बट आपको कुछ अधिकारों से वंचित किया जाएगा, ठीक है। बर्खास्त मतलब ये होगा जैसे कोई व्यक्ति किसी बड़े प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर किसी दूसरे राष्ट्रपति क्या करे, उनके ऊपर पत्थर मार दे, ये सब सारी चीज़ करते, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। तीसरा आता है वंचित।
तीसरा आता है वंचित। वंचित कैसे की जाएगी? वंचित भी कौन करेगी? सरकार में कौन करेगी? संसद करेगी, क्योंकि नागरिकता में किसी की नागरिकता देने का अधिकार भी संसद को है, और नागरिकता लेने छीनने का भी अधिकार किसको है? संसद को ही। और संसद में किसको? गृह मंत्रालय को। किसको? गृह मंत्रालय। यहाँ लिख लीजिए, संसद करेगी, संसद। और संसद में किस मंत्रालय को? गृह मंत्रालय को। किसको? गृह मंत्रालय। किसको? कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ही क्या करती है? किसी की नागरिकता के बारे में कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, कौन रहेगा कौन जाएगा। और जैसे आप अब देखिए एनआरसी और सीए में क्या हुआ, फटाफट कानून बने और इस पर सारी चीज़ें बात हुई। तो ये सारी चीज़ें भी हमें अभी पढ़नी है, क्योंकि ये भी संशोधन कब हुआ? 2019 में। बहुत सारा देख रहे हो, बहुत सारे केसेस, बहुत सारे लोग पूरा इंडिया गेट दिल्ली में भरे एकदम वो अनशन कर रहे थे, ईंट पत्थर चल रहे थे कि नागरिकता संशोधन में जो हुआ, और उसमें होना क्या था, ये सारी चीज़ें हमें भी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो कौन नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद में कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय, है ना। हाँ, तो वंचित कैसे किया जाएगा? वंचित कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। मान लीजिए नागरिकता वंचित कब किया जाएगा? जैसे मान लीजिए पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चल रहा है। क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। तो आप भारत का सपोर्ट ना, आप भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे करते हुए अगर आप पाए जाते हैं, फिर भी आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। वंचित करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, कोई अधिकारी पोस्ट थे, मान लीजिए आर्मी के चीफ थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? युद्ध के समय आप किसी भी देश का क्या करें? सहयोग करेंगे, तब भी आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। वंचित में यदि कोई व्यक्ति युद्ध काल में किसी दूसरे देश की सहायता करता है, तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यानी मतलब समझ रहे भाई? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति हम मान लीजिए हम आप या कोई भी है, हमारे जो भी भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है? मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया में युद्ध हो गया, वार हो गई, किसी चीज़ को लड़ाई हो गई, मतलब युद्ध होने लगा। लेकिन हमारे लोग जो भारत के लोग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो क्या करें, पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगे, उसमें पाकिस्तान की मदद करने लगे, तब भी क्या होगा? सरकार क्या करेगी? ऐसे लोग को नागरिकता से वंचित कर देगी, फिर उनको कोई अधिकार नहीं देगी, है ना। तो उनकी भी उस समय नागरिकता खत्म हो सकती है। और किस आधार पर नागरिकता खत्म? ये तो मुख्य 3 कारण थे, और भी कुछ तरह से नागरिकता खत्म की जा सकती है, उसके थोड़ा सा कारण देख लीजिए। ठीक, ये तो 3 आधार थे। 3 आधार कौन कौन से आधार? पहला तो हमने त्याग कर दिया, दूसरा हमको बर्खास्त कर दिया, या तीसरा बर्खास्त मतलब होता है जैसे कहते हैं ना, हम आप किसी पद पे ज्वाइन थे या आप किसी पद पे नौकरी करते, भैया हमारा बर्खास्त हो गए हैं। बर्खास्त मतलब आपकी नागरिकता कुछ समय से हटा दी गई। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो फिर आपके ऊपर कुछ जांच होगी, जांच होने के बाद अगर आप दोषी नहीं पाए जाते तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। बर्खास्त मतलब ये होता है। बर्खास्त मतलब जब आपने किसी चीज़ के लिए गलत काम कर दिया, फिर आपकी जांच होगी आपने किया कि नहीं किया, तो ये सारी चीज़ है ना। अब आपकी नागरिकता और भी कुछ कारण से खत्म की जाए, जैसे पहला एक और देख लीजिए कैसे। यदि कोई व्यक्ति
विदेशी महिला या पुरुष से शादी कर ले। ठीक, तो और कौन सा आधार हो सकता है नागरिकता का अंत के लिए? मान लीजिए हम हैं या आप हैं या कोई और है, यहाँ से मतलब आप पढ़े लिखे, आप किसी भी पढ़ाई के उद्देश्य से चले गए, कहाँ चले गए, मान लीजिए अमेरिका गए या चाइना चले गए, जापान चले गए, किसी भी कंट्री में चले गए, आप वहाँ पर रहने लगे। अब क्या किया, आप वहाँ किसी भी गर्ल से या किसी लड़की से आपने शादी कर लिया, अब वहीं रहने लगे, शादी कर लिया, तो आप क्या हो गया, वहाँ आपकी यहाँ की नागरिकता भी खत्म हो सकती है। मान लीजिए वहीं रहने लगे तो आपकी नागरिकता, और मान लीजिए कोई लड़की यहाँ आ जाती है, आपने शादी करके यहाँ लाए, यहाँ रहने लगी, तो उस लड़की की नागरिकता अगर यहाँ के नागरिक बन मान ली गई तो वहाँ की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी, है ना। तीसरा क्या हो कारण हो सकता है, एक कारण और हो सकता है, कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से अधिक भारत से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। ठीक, तो नागरिकता का अंत कितनी तरह से हमने बताया, मुख्यतः 3 तरह के से। मुख्यतः 3 तरह कौन कौन से थे भाई? एक तो क्या कर जो हमने किसी अपने यहाँ की नागरिकता त्याग दे, या तो हमें सरकार क्या कर दे, बर्खास्त कर दे, हमारे सरकार क्या कर दे, वंचित कर दे। तो यह 3 प्रकार से किसी चीज मतलब भारत की नागरिकता खत्म की जा सकती। लेकिन कुछ और कारण थे, कुछ और कारण क्या हो सकते थे। मान लीजिए आप किसी कोई व्यक्ति क्या करे, विदेशी महिला से शादी कर ले, वहीं पर रहने लगेगा तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। या कोई व्यक्ति, इस चीज़ को ध्यान देखना है, या कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से अधिक, 7 साल मतलब है, मान लीजिए आप यहाँ से चले गए, आप ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत लोग दुबई जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कनाडा जाते हैं ना, ज़्यादातर सिख लोग, पंजाब के लोग ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, कनाडा जाते हैं। अब आप वहाँ जाके 7 साल यहाँ बिना सरकार को सूचित किए, कंटिन्यू आप लगातार 7 साल से बाहर हैं बिना सरकार, भारत सरकार या कुछ भी बना बताए जिसे कहते हैं ना, अगर आप वहाँ कहाँ रह रहे हैं, यहाँ भारत से बाहर रह रहे हैं, फिर भी आपकी नागरिकता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। लेकिन कितने साल तक? 7 साल तक। तो ये तो था क्या, नागरिकता का अंत। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा क्या है भाई, ये तो सब सारी चीज़ें किसमें की गई हैं, संविधान में। अब आप देखिए कि संविधान सभा में जितने मेंबर थे, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को बनाया है ना, उनकी देखिए सोचने का, है ना। आप कहते हैं भाई पढ़ने का मन नहीं करता, बताइए वो लोग कितने मोटिवेशन देखिए। अब कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, देखिए गांधी जी देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर देख लीजिए, सरदार भगत सिंह देख लीजिए, सरदार पटेल जी को देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए। इन लोगों ने पढ़ने के लिए, देखो कहते हैं ना, पढ़ना इतना पढ़े कि भारत के लिए अच्छा काम किए। आप नहीं तो देखिए, आप कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा या एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, सोचिए डॉक्टर अंबेडकर देखिए, कहते हैं जुनून देखिए, ये होना चाहिए, कहने का मतलब आपके अंदर जुनून होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी हस्ती, लोग उनको जातिगत से जोड़ के देखते हैं, जातिगत मतलब कहते हैं ना कि वो दलित, ऐसा नहीं है। आप देखिए संविधान सभा में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई मेंबर था तो कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर साहब जी थे। अब देखिए आप कभी उनकी हिस्ट्री पढ़िए या उनके बारे में पढ़िए तो आपको खुद ही इतनी एनर्जी या मोटिवेशन होगा। हम तो हमारी समझ से हम तो कहते हैं सभी व्यक्ति को, हर एक, जैसे जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मान लीजिए वो, उनको अपने कमरे में अपने पास उनकी फ़ोटो रखनी चाहिए, ऐसे जैसे कलाम जी की, डॉक्टर अंबेडकर जी की, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की। इनकी फ़ोटो देख के आपको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा क्यों मिलेगी? आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर जिनको कहते थे ना,
आप अगर मान लीजिए जो भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ अधिकार किसने दिया? डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। संविधान सभा में और भी मेंबर थे, बट क्या है, डॉक्टर साहब ने क्या भाई, देखिए एक ऐसा मेंबर, आप उनके बारे में सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो जुनून देखिए उस इंसान को। सोचिए कि जो स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाई किया और उनके पास 4-4, 5-5 पीएचडी किया, पीएचडी करने के बाद भारत का संविधान लिखा, उन्हीं के सर पे बैठ के लिखा जिन्होंने उनको स्कूल में बैठने नहीं दे रहे। ये होता है पढ़ाई का जज्बा। और मुझे उनकी एक बात याद आती है कि भाई साहब उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। उन्होंने, भाई देखिए कभी कभी पढ़िए तो आपके अंदर एक आग महसूस होगी। उन्होंने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो कहने के सेंस यही है कि आपको पढ़ना है, पढ़ना इस तरह करना है कि एग्ज़ाम तो छोड़िए, अगर आप पढ़ते हैं ना तो आप एक अच्छे इंसान, आपके अंदर वो सोचने समझने की शक्ति अपने आप डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो लोग उनको जाति विशेष से जोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया। और संविधान निर्माण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पारूप समिति के अध्यक्ष थे और पूरी संविधान सभा में 289 जो सदस्य थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वही थे। उसके बाद कौन थे? बी आर राव साहब थे। तो कहने का मतलब, अब आप कलाम जी को देख लीजिए, उन्होंने क्या बताइए, मिसाइल मैन कहा गया, एक आम आदमी, उनकी आप हिस्ट्री पढ़िए, बेचारे नाविक भी नाव चलाते थे, फिर भी मेहनत है। कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना है, बस पढ़ने के लिए, और आपको सारे अधिकार, हम तो कहते हैं जितनी भी फीमेल मेंबर या हैं जो आपको अधिकार दिए गए, कोई जाति विशेष की बात नहीं है, सभी के लिए, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने ही उनको यह मौका दिया है, उन लेवल पे लाया है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनकी पूजा करनी चाहिए। तो कहने का सेंस ये है कि आपको बस पढ़ना है ना। आपको देखिए, संविधान में बनाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए उन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। आप उठा के देखिए, सभी को, जब आप प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, सबके बराबर अधिकार है। यहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं, सबके लिए, महिला में कोई भी जाति का हो, सबके लिए उन्होंने सब, अगर संविधान सभा में सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है ना। तो ये सारी चीज़ें, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद कुछ और टर्म रह जाते हैं इसमें, जैसे NRI, PIO, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें। आई होप अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो आप चैनल को लाइक करें। थैंक यू।